हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज एक नए टॉपिक के साथ। जी हाँ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या। जी हाँ, परमाणु संख्या को तो आप जानते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है। इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड वाले चैप्टर में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर चाहिए होता है, जिसे बोलते हैं हिंदी में क्या, प्रभावी परमाणु संख्या। पहले तो समझेंगे प्रभावी परमाणु संख्या क्या होती है, उसके बाद देखेंगे उसका यूज क्या है, कि इससे हमें क्या पता चलता है, ये कौन सी प्रॉपर्टी को बताता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। सारा डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। तो परमाणु संख्या क्या होता था? परमाणु संख्या इट मींस जिसको हम इन शॉर्ट जेड बोलते थे। जेड मतलब एटॉमिक नंबर। कैसे फाइंड आउट किया जाता था जेड? जेड फाइंड आउट किया जाता था नंबर ऑफ प्रोटॉन के थ्रू। किसी एलिमेंट पर प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही उसका एटॉमिक नंबर बोला जाता था, है ना। किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही क्या कहलाती थी? परमाणु क्रमांक कहलाती थी। अब यहाँ एक वर्ड एक्स्ट्रा लग गया है, इफेक्टिव। इस इफेक्टिव की मीनिंग क्या निकल रही है? इस इफेक्टिव को क्या बोला जाएगा? सॉरी, इस इफेक्टिव को क्या बोला जाएगा? इफेक्टिव की मीनिंग क्या निकल रही? तो ध्यान से सुनिए। जब क्या होता है, मेटल एटम के पास लिगेंड अप्रोच करते हैं, मींस मेटल एटम क्या करती है, लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाती है, उस समय उस मेटल एटम के सराउंड में, आसपास में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब ऐसे क्यों बोल रहे? क्योंकि मैंने बोला Z इक्वल टू क्या हो रहा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो रहे थे। और आप जानते हैं न्यूट्रल केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। जी हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही उसके क्या बन रहे थे, एटॉमिक नंबर। क्योंकि हम प्रोटॉन कैलकुलेट नहीं करते हैं, जो कन्फिग्रेशन लिखते हैं या कहीं पर कोई और कैलकुलेशन होता है, उसमें क्या पता होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ही क्या निकाला जाता है, जेड निकाला जाता है। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है, बस रिमेंबर दैट कि जो इफेक्टिव वर्ड लगा है किसके सराउंड के देखने हैं, सेंट्रल मेटल एटम। इस मेटल एटम के सराउंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, इसके आसपास जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, वो सारे क्या कहलाएंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना। तो केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, प्रभावी परमाणु संख्या कहलाती है। डन। जी हाँ, ये हो गई डेफिनेशन। बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो मुझे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर के बाद देखने पड़ेंगे मेटल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, फिर जो लिगेंड आ रहा है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो ये जो सारी चीजें है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। जी हाँ, कि मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, स्ट्रक्चर बनाने के बाद वो बिंदियां बनाई जाए, बिंदियां बनाने के बाद फिर कैलकुलेट करे। सो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके लिए क्या है, एक फॉर्मूला दिया गया है, उस फॉर्मूले से बिल्कुल चीजें आसान हो जाती है। जी हाँ, देखिए क्या फॉर्मूला है, EAN इक्वल टू, सबसे पहले क्या लिखना है आपको, कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका क्या लिखना है, Z, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। क्या? एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इससे क्या होगा, इससे मुझे पता चल जाएगा कि वो जो मेटल एटम है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू प्रोटॉन और प्रोटॉन इक्वल टू जेड, है ना। तो उसके सारे इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट हो गए। माइनस क्या करूंगा मैं, माइनस मेटल क्या करती है, जब लिगेंड अप्रोच करता है तो अपने पास से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर कर देती है। क्यों? क्योंकि उसको क्या करना होता है, अपने ऑर्बिटल्स एम्प्टी करने होते हैं, खाली करने होते हैं, जिसके लिए वो अपने कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है।
मेटल जितने इलेक्ट्रॉन बाहर करती है वो कहलाता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें से क्या माइनस करना है आपको, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस करना है। क्या माइनस करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। डन, ये हो गया पहला पोर्शन। एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम लिखूंगा, उसमें से क्या माइनस कर दूंगा, उस मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस कर दूंगा। अब इसके बाद क्या, इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, इससे जो कैलकुलेट होकर एक नंबर आएगा उसको प्लस करना है। क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो उस समय क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम की तरफ लिगेंड अप्रोच करता है, तो लिगेंड के लोन पेयर भी तो आने वाले हैं, तो उनका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो उनका कैलकुलेशन भी सिंपल है, 2 क्या करना है आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने लिगेंड आ रहे हैं, जितने लिगेंड आएंगे उतने बॉन्ड बनेंगे। जी हाँ, और वो किससे पता चलेगा मुझे, हो सकता है कोई मोनोडेंटेंट हो सकता है कोई बाइडेंटेंट हो, है ना, एक दंती हो सकता है, द्विदंती हो सकता है, बहुदंती हो सकता है, तो ऐसे में डेंटिसिटी हर बार नहीं रख सकता, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर रखना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताता है, क्या बताता है कि उसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, उस सेंट्रल मेटल एटम ने कितने बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, दो, तो बॉन्ड, बॉन्ड मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू 2, दो इलेक्ट्रॉन के लिए इनटू क्या कर रहे, 2 कर रहे। आप जानते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शेयर होते हैं। नाउ नेक्स्ट, अगर इसको इन शॉर्ट बोलना चाहे तो इसको क्या लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, एटॉमिक नंबर क्या कहलाता है, Z कहलाता है, किसका, सेंट्रल मेटल एटम का, है ना, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, प्लस 2 इंटू क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको मैं पूरा पूरा लिख देता हूं एक बार, कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, सो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये बन गया पूरा फाइनल फॉर्मूला। ओके, गलती ना हो इसलिए आप इन दोनों को पहले सॉल्व कर ले और फिर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या कर दे, प्लस कर दे, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। और आप एक चीज ध्यान से फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन के कैलकुलेशन है, Z से मुझे सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन पता चलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कितने इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, नेक्स्ट 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, अब 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों कर रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर से मुझे पता चलेगा कितने बॉन्ड है, और एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए मुझे किससे इंटू करना पड़ रहा है, 2 से इंटू करना पड़ रहा है। अब कैलकुलेट करके देखते हैं कि इससे En नंबर कैसे फाइंड आउट होता है। जैसे ही फाइंड आउट हो जाएगा फिर देखेंगे उसका यूज क्या है, क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या पता चलेगा उससे, है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड, K2FeCN6, है ना, ये कंपाउंड ले लिया मैंने। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है इसका EAN। तो फॉर्मूला क्या है, EAN, EAN इक्वल टू Z लिखना है माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, इसके लिए फिलहाल Z चाहिए, Z किसका होता है, सेंट्रल मेटल एटम, आप जानते हैं आयरन कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे, तो उसका Z क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब क्या बचा मुझे, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जी हाँ, पिछले वीडियो में सीखे अपन ने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, क्या दो बार है तो दो लिख दो, K की जगह क्या, +1 चार्ज, ठीक है, प्लस आयरन इसका निकालना है तो इसको क्या मान लीजिए X, प्लस कितनी बारी है, 6 बारी है तो 6 लिख दीजिए, साइनाइड का कितना होता है, -1, है ना, और इक्वल टू कितना, कंपाउंड पर कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है इसलिए 0। नाउ +2 प्लस एक्स -6 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस में से +2 गया तो माइनस का 4, उस तरफ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4, मतलब इसने क्या किया है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन को
डोनेट कर दिया है, 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई है, 4 आ गई। नाउ Z मुझे पता था, मैंने रख दिया कितना 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई 4 प्लस, अब क्या चाहिए, अब चाहिए प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 2 तो ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर और निकालना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, इसको भी पिछले वीडियो में सीखा है अपन ने। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, सिंपल है, नंबर ऑफ लिगेंड्स होने चाहिए, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू क्या, डेंसिटी, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 6 प्रेजेंट है, और आप जानते हैं साइनाइड पे एक माइनस चार्ज होता है, तो वो क्या हो जाएगा, मोनोलिगेंड हो जाएगा, एक दंती हो जाएगा। एक दंती मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6। जी हाँ, रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो क्या 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। नाउ नेक्स्ट, 26 में से 4 गए, कितना बचता है 22 प्लस कितना 12, ओवरऑल आपने जोड़ा तो कितना हो गया 34। कितना आंसर आया 34। तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है जिसमें आपके पास एक कंपाउंड दिया जाएगा और आपसे बोलेगा बताइए इस गिवन कंपाउंड का EN नंबर कितना होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होता है, प्रभावी परमाणु संख्या कितनी होगी। डन। नाउ एक और इसी के जैसा है ना, इसी के जैसा कंपैरिजन वाला ले लेते ताकि आपको आसानी हो। एक क्यू 2 ले लेते हैं, फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। एक K3 वाला ले लेते हैं, है ना, FeCN6। अभी आयरन वाले चलने देते हैं, क्या होगा आयरन को लेने से आपको थोड़ा सा आसानी मिलेगी क्योंकि वैल्यू याद हो जाएगी आपको आयरन के लिए। एक ये ले लेते हैं K4 FeCN6, फटाफट से समझ में आ जाएगा इनसे। देखिए क्या कहानी है, मुझे पता है ऑक्सीडेशन स्टेट की जरूरत पड़ेगी तो मैं पहले ही निकाल लेता हूँ। कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। नाउ सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा +3। कोऑर्डिनेशन नंबर आप जानते हैं पहले से 6 है और मोनोलिगेंट है तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इसका EAN क्या आएगा, EAN इक्वल टू Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, एक ब्रैकेट में रख दो इसको, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको दूसरे ब्रैकेट में रख दो ताकि गलतियां ना हो। आयरन का Z, आयरन के लिए कितना होता है 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी 3, तो इसको 3 को लिख दो, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है, इसको एक ब्रैकेट लगा दो। नाउ 26 में से 3 गया 23 प्लस 6 दूनी 12, कितना आ गया इसका EAN आ गया 35। इसका भी सॉल्व करके देख लेते हैं। जी हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, कितना हो जाएगा प्लस का 4 प्लस कौन x माइनस 6 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू कितना प्लस का 2, x कितना आ गया प्लस का 2 आ गया है। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन आप जानते हैं क्या, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। लिगेंड कितने हैं 6 लिगेंड है और उसकी डेंसिटी साइनाइड की कितनी होती है -1 चार्ज, मतलब एक ही बॉन्ड बनाता है, क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना आ गया 6 आ गया। अब किसकी बारी है, EAN की बारी है, प्रभावी द्रव्यमान, सॉरी द्रव्यमान बोल रहा था, प्रभावी परमाणु संख्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या, Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, सेंट्रल मेटल एटम की, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, वैल्यू रख दीजिए। आयरन ही है इसलिए 26 जैसा का वैसा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकाली अपन ने +2, तो यहाँ पे 2 कर दूंगा मैं, माइनस फॉर्मूले का है, रिमेंबर दैट आपको बताया गया है, अभी थोड़ी देर पहले बोला था, क्या बोला था कि Z मतलब उसके पास टोटल कितने प्रेजेंट थे 26 प्लस 2, मतलब 26 में से वो 2 निकाल चुका है, निकाल चुका है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ रहा है माइनस करना पड़ रहा है। ओके, नाउ प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया है 6 आया है, कैलकुलेट करेंगे तो 24 प्लस 6 दूनी 12 इक्वल टू कितना है 36 है।
तीन कैलकुलेशन करे हैं और तीनों कैलकुलेशन में EAN नंबर कैसा आया है, अलग अलग आया है। अब इस बात पर फोकस करते हैं, थोड़ा सा नई स्लाइड लेते हैं और मैं तीनों को लिखता हूं, है ना। नाउ क्या क्या लिया था मैंने, एक लिया था K2 FeCN6, एक हो गया। सेकंड K3 FeCN6, एक है K4 FeCN6। ये तीन रेगुलर इसलिए लिए ताकि आप जो कॉन्सेप्ट है आगे आने वाला उसको बेहतर तरीके से समझे, है ना। तीनों में EAN क्या है जरा बताइए, तीनों के EAN क्या थे। EAN कितना आया इसका 34, इसका EAN कितना आया, इसका EAN आया कितना 35, इसको कैलकुलेट किया तो EAN कितना आया, ये आया 36। तीनों के EAN कैलकुलेट हो गए। नाउ अब इनसे पता क्या चलेगा, कैलकुलेशन में डायरेक्ट आंसर पूछा है EAN के बारे में तो ये तो आंसर आ गए। अब ये किस बारे में बताते हैं, तो ये बताते हैं क्या, स्टेबिलिटी, बहुत काम का वर्ड है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। क्यों निकाल रहे थे इसको, उसका आंसर ये, क्या पता चलेगा आपको इससे, इससे पता चलेगा उपसहसंयोजी यौगिक जो है, उपसहसंयोजी यौगिक की स्थिरता पता चलेगी कि वो कितना स्थिर है, कितना स्टेबल है। कैसे पता चलेगा, तो आपको एक चीज करनी है, इसमें ध्यान रखना है, क्या करना है, जो नियर बाय, देखिए अगर मैं डायरेक्ट किसी साइंस से बात करूं तो ये होगा, पैरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा स्टेबल ग्रुप कौन सा है, ग्रुप नंबर 18 कॉल्ड इनर्ट गैस, है ना। अक्रिय गैस कहां पर रखी गई है, समूह 18 में रखी गई है, जो कि आप जानते हैं बहुत ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि इनके ऑक्टेट कंप्लीट है। अब सोचिए कोई अगर इनके बराबर एटॉमिक नंबर ले आता है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा। अगर किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड ने इन अक्रिय गैसों के एटॉमिक नंबर के बराबर नंबर ला लिया तो वो क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल के केस में आ जाएगा। इट मींस जैसे ही आप इस लाइन को देखते हो, क्या 34 35 36 तीन है आपके पास, जी हाँ 34 35 36 तीनों है। अब आप क्या करोगे, इनर्ट गैस के पेयर में जाओगे, ग्रुप में जाओगे और वहां देखोगे तो क्या आएगा 2, फिर कौन आता है 10, फिर कौन आता है 18, 18 में फिर जोड़ोगे कितने, 18 तो कितने हो जाएंगे 36, फिर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 54, फिर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 86। इस तरीके से, है ना, आगे भी आता है। तो ये क्या हो गए, उनके एटॉमिक नंबर हो गए, इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर। अब आप जिस रो में हैं उसको देखिए, तो किस रो में है अपन, 30 वाले ना, 30 प्लस, तो 30 प्लस मतलब किसके नियर बाय, किसके अराउंड जा रहे हैं, इस 36 के नियर बाय जा रहे हैं। अब जिस भी कंपाउंड का गिवन 3 कंपाउंड में से जिसका भी Z किसके पास आएगा, इस इनर्ट गैस के Z के पास आएगा, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल आ गए वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। अब अगर मैं कंपैरिजन करूं, कौन सा कंपैरिजन, स्टेबिलिटी वाला, तो स्टेबिलिटी के कंपैरिजन में आप देखिए थर्ड वन 36, इसका Z क्रिप्टॉन का भी कितना आ रहा है आपका 36 आ रहा है, मतलब क्रिप्टॉन के इक्विवेलेंट आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इससे कम स्टेबल कौन रहेगा, ये वाला, क्योंकि इसके करीब है 36 के पास में, और 34 और कम स्टेबल होगा क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और नीड है। समझे क्या, तो इस प्रकार से क्या EAN नंबर को किससे कंपेयर किया जाता है, नियर बाय नोबल गैस के जेड से, है ना। क्या करना है, EAN को
नियर बाय मतलब पास वाले नोबल गैस कि Z से क्या करना है, कंपेयर करना है। अब जो Z के पास में आएगा वो ज्यादा स्टेबल, और जो उससे जितना दूर जाता जाएगा उतना कम स्टेबल होता जाएगा। सिंपल सा एक प्रीटी सिंपल एग्जांपल लिया है जिससे आपको सारी कंडीशन, सारी बातें बिल्कुल आसानी से समझ में आ सकती है। अब जरा कंपेयर करके देखिए ना, 36 है, यहाँ पर 35 है और यहाँ पर 34 है, कौन पास में है? ये वाला सबसे पास में है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ये थोड़ा दूर है इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और ये 2 इलेक्ट्रॉन दूर है तो उसकी स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी। सो मोस्ट स्टेबल कौन हो जाएगा? ये वाला कंपाउंड हो जाएगा। तो आप यहाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, मोर स्टेबल। और ये वाला क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल। और ये तो जानते ही आप बिटवीन है, ना ज्यादा स्टेबल है और ना ही तो बहुत कम स्टेबल है, उसके पास में है। अब होगा क्या, ऑप्शन में 4 आपके पास कंपाउंड रहेंगे तो 4 को कंपेयर करना। हो सकता है कोई चौथा जो आ रहा है वो और दूर हो जाए इससे, या हो सकता है वो और किसी जगह पे आए। तो 4 कंपाउंड देकर आपसे पूछेगा विच वन इज मोर स्टेबल, है ना, या विच वन इज लेस स्टेबल, निम्न में से कौन सा ज्यादा स्थायी है और कौन सा कम स्थायी है। तो स्टेबिलिटी बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उनके EN निकालने पड़ेंगे। जब EN आएंगे तभी आप क्या बता पाओगे? स्टेबिलिटी बता पाओगे। इसलिए EAN क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन में भी पूछता है EN निकाल कर बताइए, इनडायरेक्टली कैसे पूछ रहा है? तो स्टेबिलिटी के फॉर्म में पूछ रहा है, कितना स्थिर है बताइए, तब भी आपको क्या निकालना है? EAN निकालना है। बहुत आसान होता है। आई होप टॉपिक आपको हेल्प करेगा और समझने में मदद करेगा, है ना। कॉन्सेप्ट सिंपल है, बस दो बातों के लिए थोड़ा सा फोकस करना। कौन सा? कि स्टेबिलिटी बताता है, और कैसे बता रहा है स्टेबिलिटी? तो जो नोबल गैस के जेड है इसके पास में अगर कोई आ जाता है, जैसे 36 है, 36 आया मतलब ज्यादा स्टेबल है। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपके पास ये कंपाउंड नहीं है, थर्ड वन, वो बोल रहा है इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 35। क्यों? क्योंकि ये इसके नियर बाय है, इसके पास में है। 36 के पास में कौन आता है? 35। तो 35 वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, किसके कंपैरिजन में? 34 के। और 34 और 35 दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 36 होगा। इस प्रकार EN के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डेफिनेशन में क्या देखा? डेफिनेशन में ये देखा कि सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या होंगे? EN होंगे। अब ऐसे काउंट कर नहीं सकते स्ट्रक्चर बना के, तो एक फॉर्मूला देख लिया, फॉर्मूले में Z बताना है, Z में से ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस करने हैं, मतलब आप मेटल एटम कैलकुलेट कर चुके हो। अब किसकी बारी है? लिगेंड की। लिगेंड अप्रोच करता है तो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है मेटल को। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है इसलिए क्या करते हैं अपन? पेयर होता है इसलिए 2 से इनटू करते हैं। और कितने बॉन्ड? मींस कोऑर्डिनेशन नंबर। सो ओवरऑल टॉपिक सिंपल है, स्किप करना, है ना, अच्छी बात नहीं होती है। सारे टॉपिक कवर कीजिए, सारे टॉपिक पढ़िए, ठीक है। आई होप टॉपिक हेल्पफुल है ना, और मदद करेगा डेफिनेटली। सारी चीजें आपको चैप्टर की आनी चाहिए, तो एक कॉन्फिडेंस भी बनता है कि मुझसे ये चैप्टर बन जाएगा और आप उसके क्वेश्चन डेफिनेटली कर पाओगे, ठीक है। इसी के साथ एंड करते हैं क्लास, मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।